डूबेगा कौन? आप ही डूबो। ये बैंकिंग का सबसे बड़ा स्कैम। नीरव मोदी स्कैम जो 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। देखिए हमारे बैंक में या हमारे हिंदुस्तान में लोग ना टैक्स से बचना चाहते हैं। जी। अभी क्या हुआ कि जब डिजिटाइजेशन से कैश आया अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन हुई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ लोगों को नोटिस भेजा। तो उससे क्या हुआ कि उनको अपना नंबर 1 का ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी। जब नंबर 1 की ट्रांजेक्शन दिखाएंगे तो उससे उनका टैक्स ज्यादा मिलेगा। वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। जो फेक मनी थी, फेक मनी के ऊपर सबसे बड़ा जो अटैक था वो फेक मनी के ऊपर। बिल्कुल हाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें आदमी खुद बर्बाद हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया, और ऐसी भी स्थिति आई है जहां पे लोगों ने सुसाइड किया। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजकुमार शर्मा। ही इज फॉर्मर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ही इज बैंकिंग एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। इनको 37+ years का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। ही हैज won 7 बेस्ट ब्रांच अवार्ड्स एंड an NPA reduction award. He has been 3 times chairman club member and also represented bank in International Retail Expo in Kuala Lumpur 2005. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। मैं आपको वेलकम करता हूँ मनी टॉक्स विद वैभव में। सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि आपने 1980 में बैंक ज्वाइन करा और उस टाइम पे एंट्रीज रजिस्टर पे होती थी, कैलकुलेटर्स भी नहीं थे और कंप्यूटर्स का तो कोई रोल ही नहीं था उस टाइम पे। एंड आज अगर 2026 में बात करूं तो 95% काम जो है वो मोबाइल पे हो रहा है। तो आपको सबसे बड़ा चेंज क्या लगता है कि क्या डिफरेंस आया है आज की बैंकिंग और उस टाइम की बैंकिंग में, प्लस साथ ही साथ कितने चैलेंजेस आए आपको इस टाइम में इसको अडॉप्ट करने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज मोबाइल के ऊपर बैंकिंग हो रही है, और उस समय जब हमने स्टार्ट किया बैंकिंग तो उस समय कैसे बैंकिंग होती थी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जब हमने बैंक ज्वाइन किया उस समय कंप्यूटर का तो नाम ही नहीं सुना था, कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, और सब काम मैनुअली होता था। बड़े बड़े लेजर होते थे, उनको लेजर को उठाना भी अपने में एक ताकत उसके लिए चाहिए होती थी। सब काम, चाहे वो लेजर में एंट्री करना हो, चाहे वो ब्याज कैलकुलेट करना हो, सब कुछ काम मैनुअली किया जाता था। बहुत प्रेशर रहता था काम का। तो वो उस समय को भी देखा, और वो प्रेशर जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैंक के बारे में कुछ चुटकुले बना दिए गए थे बैंक वालों के बारे में। आज भी बैंक में बहुत काम होता है, लेकिन उस समय रात रात भर बैठ के अगले दिन संडे में भी काम करके कहते थे। तो एक चुटकुला ये कहते थे कि रात को जब कुत्ते भौंकते थे तो उसमें घर में बात करते थे कौन कौन क्या हुआ, तो कहते थे वो बैंक वाले शर्मा जी आए होंगे। दूसरा चुटकुला ये था कि बच्चों से अगले दिन पूछा संडे को कि घर में कौन है, तो कहते संडे वाले अंकल आए। तो इस तरह की बातें हुआ करती। इतना मेहनत इतनी बैंक में काम हुआ। खैर वो तो एक मजाक की बात है। चेंज आया, पहले कंप्यूटर्स आए, पहले कैलकुलेटर्स आए, फिर कंप्यूटर आए। कंप्यूटर भी स्टैंड अलोन कंप्यूटर होते थे। ओके। तो जैसे हमारे अलग एफडी का कंप्यूटर अलग हो गया, सेविंग का कंप्यूटर अलग हो गया, लोन का कंप्यूटर अलग हो गया, तो ऐसे अलग अलग कंप्यूटर होते थे, अलग अलग बैठ के उस पर काम किया जाता था। फिर चेंज आया तो बैंकों में जो एक शाखा के सारे कंप्यूटर्स आपस में जोड़ दिए गए और सारे काम सारे कंप्यूटर्स पे होने लगे। उसको लैन सिस्टम कहते थे। लैन सिस्टम आया, उसमें एक शाखा में सारे कंप्यूटर जोड़ के कोई भी कहीं पे भी बैठ के कोई भी काम कर सकता था। 2002 में, जैसा आप पूछ रहे हो क्या मेजर चेंज आया बैंक के अंदर, 2002 में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसने बैंकिंग में क्रांति ला दी। वो था CBS, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। ये इसमें क्या किया कि बैंक ने एक डेटा सेंटर बनाया और सारी ब्रांचेज को, सारे बैंक ब्रांचेज के डेटा को उस डेटा सेंटर से जोड़ दिया। इसका फायदा ये हुआ कि एक शाखा में, अगर आपका हरिद्वार में खाता है और आप दिल्ली गए हुए हैं, तो आप अपने खाते में दिल्ली में भी उसमें से लेन देन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सबसे पहले हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने इसको अडॉप्ट किया। और सारे जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, जितने प्राइवेट बैंक है, उसमें सबसे पहले PNB ने लीड ली इसमें। बहुत इसमें चैलेंजेस आए,
इसमें भी रात रात भर बैठ के काम किया गया। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई, हेड ऑफिस लेवल पे, जोनल ऑफिस लेवल पे, सर्कल ऑफिस लेवल पे, और एक एक शाखा को इसमें जोड़ के काम किया गया। जो दिक्कतें आती थी वो हम हेड ऑफिस को बताते थे। और आज जो आप मोबाइल के ऊपर बैंकिंग कर रहे हैं वो सीबीएस की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। जो इंटरनेट बैंकिंग है या जो ये मोबाइल बैंकिंग है वो इसकी वजह से ही हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया। इसमें पीएनबी ने लीड लिया, फिर धीरे धीरे करके सारे बैंक आ गए इसमें। तो मैं समझता हूँ कि जो मेजर चैलेंज रहा आपके लिए वो यही 2002 की सीबीएस सिस्टम रहा। हाँ, ओके। नहीं, हमारे लिए अगर आप हमारे जनरेशन के लिए कहे तो चूंकि हम लोगों ने कंप्यूटर में काम ही नहीं किया, कंप्यूटर का पता ही नहीं था, तो हमें ये सब चीज सीखनी पड़ी। लेकिन हम लोगों ने बड़े चैलेंज के रूप में इसको एक्सेप्ट किया और आज नई जनरेशन से भी आगे बढ़ के हम लोग इसमें कंप्यूटर में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की अगर हम जनरेशन की बात करें वो तो सारा कुछ जानती ही है, कंप्यूटर्स के बारे में, मोबाइल्स के बारे में, बट जो आपकी जनरेशन थी उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा ही चैलेंज था। हमने इसमें, मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा इसमें कि हमें बैंकिंग की भी नॉलेज थी और हमने इसको भी अडॉप्ट किया। बिल्कुल, तो हम ज्यादा अच्छे तरह से कर पाए। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको रजिस्टर पे एंट्री करनी है तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि पीएनबी ने 16,904 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया है और उसमें मेजरली उन्होंने कहा है कि एनपीएस जो है वो बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, 18% से गिर के वो 3% पे आ गए हैं। तो आप उस टाइम पे सीनियर मैनेजमेंट में हुआ करते थे जब एनपीए बिल्कुल पीक पे था। तो मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या एक्चुअली में एनपीए इतने कम हुए हैं या ये एक राइट ऑफ करके बैंक्स ने इसे इतना कम दिखा दिया है? देखो, इसमें सबसे पहले आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। हाँ जी। कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और एनपीए क्या होता है और एनपीए को राइट ऑफ कैसे करते हैं जी, है ना। नेट प्रॉफिट जो होता है वो सारे जितने खर्चे वर्चे होते हैं बैंक के, या इंटरेस्ट समझ लीजिए, जो इंटरेस्ट अर्न किया और जो इंटरेस्ट पे किया जी, उसका डिफरेंस, और जो और खर्चे होते हैं, जो और अदर इनकम होते हैं, उनका डिफरेंस जो है नेट प्रॉफिट होता है जी। अब जो एनपीए है, एनपीए में क्या होता है कि एनपीए के अगेंस्ट में प्रोविजन करना होता है, ठीक है ना। तो एनपीए के अगेंस्ट जो प्रोविजन होता है, या एनपीए को जो राइट ऑफ करते हैं वो नेट प्रॉफिट में से घटाया जाता है, तब नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से घटाया जाता है। आप समझिए। तो इसलिए जो एनपीए का पैसा जो राइट ऑफ करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ओके। तो ये जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो 16,904 करोड़ आप कह रहे हैं, ये जो नेट प्रॉफिट है, अमाउंट हो सकता है कोई डिफर हो, ये जो नेट प्रॉफिट है ये एनपीए हटाने के बाद प्रॉफिट है। मतलब इसका मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट है। ओके, ठीक है ना। मतलब इसमें एनपीए का कोई वो नहीं है। ना, ये उसके बाद, मतलब उसके बाद का प्रॉफिट है। ये एक्चुअल प्रॉफिट है। इसका ये नहीं कि भाई एनपीए का हमने हटा दिया, घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं है। ये एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में प्रॉफिट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब एनपीएस एक्चुअली में 18% से गिर के 3% पे आ गए किसी टाइम पे। जैसे आप जब सीनियर मैनेजमेंट में थे, दिल्ली में थे, तब वो पीक पे हुआ करता था। तो उसको कैसे कम किया गया? क्या ऐसा हुआ कि जिसके कारण से ये 18% से गिर के 3% पे आ गए? ऐसा है कि एक समय होता था जब जो रिकवरी का सिस्टम होता था, वो रिकवरी में हम 90 डेज इंतजार करते थे, तब खाता एनपीए होता था, और एनपीए होने के बाद में हम उसकी रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करते थे। अभी बैंकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी क्या होता था कि एनपीए जो है, एनपीए को हम 3 कैटेगराइज में करते हैं। 90 दिन के बाद वो सब स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद फिर वो डाउटफुल में कैटेगराइज होता है, उसके बाद फिर वो लॉस एसेट में करते हैं। ओके। तो तब जाके हम एक्सट्रीम लेवल पे जाके तब हम उसमें रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करते थे। अब क्या किया बैंकों ने अपना मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ा दिया। ओके। और इसको 3 कैटेगराइज में और शॉर्ट लेवल पे लेके आ गए। अच्छा। कि जैसे ड्यू होगा पैसा, जैसे ड्यू होगा उसी समय उसको एसएमए 1 कहा गया, एसएमए 0 कहा गया, एसएमए 0। ओके, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं उसको। अच्छा। एसएमए 0, इसका मतलब
जैसे आपका खाता, आपका जो ब्याज है या जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 तारीख को ड्यू हो रही है या 31 तारीख को ड्यू हो रही है, तो 1 तारीख से उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है जी। तो इसलिए इतना जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग की गई और एनपीए की रिकवरी के लिए वो किया गया, तो ये एनपीए धीरे धीरे करके घट गया, एक्चुअल में घटा है। ओके, तो जैसा मेरे को आपने बताया भी था कि आपको एनपीए कम करने के लिए एक अवार्ड भी मिल चुका है, तो मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहूंगा कि आप मेरे को बस इतना ये बताइए कि आप अगर कोई पैसा डूब रहा है या कोई एनपीए में अकाउंट जा रहा है तो आप उसको कैसे रिकवर करते? देखिए ऐसा है कि एनपीए, मेरी ब्रांच में तो एनपीए नील रहा हमेशा। ओके, उसका कारण ये था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। जो बैंक ने अब स्टार्ट किया ना SMA 0, SMA 1, SMA 2, है ना, कि जिस दिन जो हुआ उसी दिन उसके पीछे हमने रिकवरी कर दी। तो हमने तो एनपीए को ऐसे किया कि जिस दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, अगर नहीं आई तो तुरंत ही उसकी रिकवरी के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। ओके, ठीक है, तो ये हमने लागू किया, इसलिए हमारा एनपीए मिल रहा। तो मतलब जो आज के टाइम पे बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो आप पहले ही अडॉप्ट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है, तभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको एनपीए के लिए अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है कि जब एनपीएस होने वाले होते हैं या कोई अकाउंट ऐसा आ गया जो स्ट्रेस वाला है, तो ईएमआई मिस करना शुरू कर देता है कस्टमर। तो बैंकर क्या करता है उस टाइम पे? जैसे आप अभी बता रहे थे कि 90 डेज का एक क्वेश्चन रहता था, तो वो आज भी वही चल रहा है या वही जो आपने अडॉप्ट किया था कि आप जैसे ही स्टार्ट होता था आप उसी टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट कर देते थे कि किसी ने कोई मिस करी तो उसी पे वो करते थे? तो क्या प्रोसीजर अभी फॉलो होता है? अभी भी 90 डेज का क्वेश्चन है? नहीं, अब मैंने जैसे आपको बताया जी कि एक तो 3 कैटेगराइज कर दिया हर अकाउंट को, चाहे वो बिजनेस अकाउंट है चाहे वो रिटेल अकाउंट है जी, हर अकाउंट को 3 कैटेगराइज में कर दिया है मॉनिटरिंग के सिस्टम के हिसाब से। SMA 0, मतलब 0 से 30 डेज SMA 0 रहेगा। उसमें ही हमारे हर लेवल पे, मतलब ब्रांच लेवल पे भी और सर्कल लेवल पे भी और हेड ऑफिस लेवल पे भी अमाउंट के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग होती है जी, है ना। जैसे मान लिया 20 लाख तक, एक मैं वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अमाउंट हो सकता है डिफर हो, 20 लाख तक ब्रांच वाले देखेंगे, उससे ऊपर के सर्कल ऑफिस वाले देखेंगे, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे स्टार्ट ड्यू हुआ उसी दिन से उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए वो SMA 2 में, SMA 1 में जाने नहीं देते उसको। SMA 0 में ही इसके रिकवर करने को। नंबर 1। नंबर 2 में आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारा जो सिस्टम है आरबीआई की तरफ से समझ लीजिए, या एक सिबिल होता है, सिबिल में रिकॉर्ड सबका, आपका भी होगा मेरा भी होगा, जो भी लेन देन करते हैं उनका सबका होता है। तो पहले सिबिल में जब अकाउंट एनपी होता था तभी रिपोर्ट होता था। ठीक है, अब क्या है, SMA 0, SMA 1, SMA 2 भी रिपोर्ट होते हैं। उससे भी आपका सिबिल का जो स्कोर कार्ड है वो खराब होता है। अच्छा, तो इसलिए कस्टमर भी अवेयर हुआ है और बैंक भी अवेयर हुए हैं, तो इसलिए हमारा एनपीए लेवल धीरे धीरे कम हुआ है। अच्छा, जैसे मैं आज की जनरेशन की बात करूं, आज के टाइम पे देखूं, तो पहले देखा जाता था कि लोन लेने से लोग घबराते थे कि भाई लोन ले लिया तो चुका नहीं पाए तो कैसे होगा। बट आज की अगर मैं बात करूं तो छोटे से छोटा बच्चा भी ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहा है या ईएमआई पे कुछ गैजेट्स लेके, टेक्नोलॉजी के लेके घूम रहा है या स्कूटीज ले रहा है, और वो घबराते नहीं है। ना ही ईएमआई मिस करने से भी घबराते हैं और ना ही वो ईएमआई पे कुछ सामान लेने से घबराते हैं। तो ऐसा क्या मतलब चेंजेस हैं? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज मैंने और सुनी थी कि अब आरबीआई ने ऐसा कर दिया है कि अगर आप मोबाइल फोन ईएमआई पे लेते हैं और आप ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल फोन लॉक कर दिया जाएगा, आप उसका यूजेज नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा सीन सिस्टम है। तो ये एकदम से चेंजेस जो आए हैं, इसमें बैंक क्या कर रहा है? हाँ, देखिए पहले समझिए कि चेंज क्यों आया, कैसे आया। पहले एक समय था, हमारा समय जो था जब स्टार्ट हमने बैंकिंग की, उस समय आदमी लोन लेना एक अपना अपराध समझता था। मतलब एक ये समझता था कि भाई लोन ले तो उसकी मतलब एक तरीके से गलत मानते थे। इस भावना से उस समय लोन लिए नहीं जाते थे, है ना। और चाहे जिसकी आप बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की या ये लैपटॉप की या आप मोबाइल की, है ना, इसकी तो बात छोड़िए, बैंक से मुश्किल से कोई जो बिजनेसमैन है वही लोन लेने आया करता था।
वो भी 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 2 लाख इस तरह के लोन हुआ करते थे। धीरे धीरे चेंज आया। ये चेंज आया करीब 90 जब ये लिबरलाइजेशन आया ना, जब इकोनॉमी खुली तो उसके बाद चेंज आया। उसके बाद इकोनॉमी एकदम से बूस्ट हुई है ना। तो उससे क्या हुआ कि बिजनेस भी बढ़ा और लोगों की कैपेसिटी, रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा जी। तो उस समय ना हाउसिंग लोन होते थे, ना कार लोन होते थे, अच्छा, ना कंप्यूटर लोन होते थे, ना कोई गोल्ड लोन होता था, कंज्यूमर लोन नहीं होता। तो धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ा क्योंकि लोगों की रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ी, लोगों ने की कमाई बढ़ी, तो धीरे धीरे को लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया और ये आज की डेट में लोग इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि संभल के करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने भी देखा है, मेरे साथ के तो मैं चलो बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे साथ के जो लोग हैं वो आज के टाइम पे रीपे कर सकते हैं, बट जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, अभी 12th पास किए हैं उन्होंने, और दे आर नॉट अर्निंग एट ऑल, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, बट दे आर बाइंग गुड्स जस्ट टू शो ऑफ, अपना लाइफ स्टैंडर्ड शो करने के लिए वो परचेज कर रहे हैं चीज EMI पे एंड नहीं रीपे कर पाते हैं। तो ऐसा करने से अच्छा है, मेरे को लगता है कि आप भाई लोन पे ना लेकर के अपने पे रहो, जितना आप ले सकते हो, जितनी कैपेबिलिटीज है आप उस पे पे करो। अच्छा, इसी बात से मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, आप जब अपने टाइम पे थे तो आपको ये कैसे पता लगता था? कोई एक ऐसी 3 चीजें बताएं जिसे आप ये पता लगा लेते थे कि ये अकाउंट जो है वो NPA हो सकता है या चांसेस हैं कि ये रीपे ना कर पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो लोन है ना, वो लोन 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है बिजनेस लोन जी, और एक होता है रिटेल लोन जी। बिजनेस लोन जो है उसमें रनिंग लोन होता है, जैसे कि CC लिमिट कहते हैं उसको, कैश क्रेडिट लिमिट, जो बिजनेस में रात दिन पैसे निकालते जमा करते, निकालते जमा करते, और उसी के साथ साथ जो उसको फिक्स्ड एसेट्स के लिए पैसा चाहिए उसके लिए टर्म लोन दिया जाता है। ओके, तो उसको कहते हैं बिजनेस लोन। ठीक है, बिजनेस लोन जो खाते होते हैं उसमें एक तो हर महीने उनको एक स्टॉक रिपोर्ट देनी होती है, और एक तरीके से मतलब पीरियडिकली कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ और फाइनेंशियल डेटा बैंकों को देना होता है जी। तीसरी जो चीज देते हैं वो प्रोजेक्टेड, अपनी शुरू में ही, मतलब जब अकाउंट रिन्यू होता है या बन रहा है तो उसी समय उनको प्रोजेक्टेड फिगर्स देनी होती है कि हम इतना बिजनेस करेंगे जी। तो अब बैंक का ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन होता है कि वो ये देखे कि क्या स्टॉक रिपोर्ट सही टाइम पे आ रही है, क्या जो प्रोजेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से उसमें ट्रांजेक्शंस हो रही हैं जी। ठीक है, क्या वो जो ब्याज है और इंटरेस्ट है वो समय पे दे रहा है जी। तो इन सब के ऊपर जब मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अकाउंट सही नहीं चल रहा है ना, इसमें दिक्कतें आ रही हैं। स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब उसका स्टॉक सही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। इंटरेस्ट समय से नहीं दे रहा तो दिक्कत है। तो वहां से हमारी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए जी। ये तो हुआ आपका बिजनेस लोन के बारे में। और जो दूसरा लोन है, जो रिटेल लोन है, उसमें भी यही है कि हमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के जब देने में दिक्कतें करने लगता है, हर बार इरेगुलर होता है तो पता लग जाता है, तो तभी हमें एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए और उसकी रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से, मैं बोलूंगा मेरे जो व्यूवर्स हैं या लोगों के दिमाग में बहुत आता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक राजेश एक्सपोर्ट्स करके स्कैम अभी वो हुआ है। अच्छा। वैसे ही PNB में एक स्कैम बहुत चला और बहुत बड़ा स्कैम था, नीरव मोदी स्कैम, जो 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उस टाइम दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मैं जानना चाहूंगा जब ऐसा फ्रॉड, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आया, तो क्या रिएक्शंस थे दिल्ली में, ब्रांचेस में कैसे हुआ, क्या क्या सारी चीजें रही, और साथ ही साथ क्या आज 2026 में भी इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल है बैंकिंग सिस्टम में कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आपने इसको उठाया है। देखिए, पहले तो इसके बारे में जो नीरव मोदी वाला जो हुआ था, ये जो स्कैम था, ये बैंकिंग का सबसे बड़ा स्कैम था जी। इससे बड़ा स्कैम इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसमें कुछ तो पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, कुछ लीगल व्यूज हो सकते हैं,
उनसे मैं उनमें मैं नहीं जाता। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। मैं आपको बैंकिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि बैंक में क्यों हुआ हाँ। और कैसे रोका जा सकता है और कैसे रोका गया, आगे आगे कैसे रोका गया, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ना 4 लेवल पे, बल्कि 3 लेवल पे मैं कहूंगा कि हमारा फेल्योर हुआ। ओके। पहला तो सिस्टम फेल्योर था जी। दूसरा हमारा मॉनिटरिंग का फेल्योर था, उसको ऑडिट फेल्योर भी कह सकते हैं जी। तीसरा हमारा मैनेजमेंट फेल्योर था। ओके। ठीक है ना। और चौथा तो सब जब मिली भगत हो जाती है तो कुछ भी हो सकता है। तो जो पहला था वो मैं बताना चाहूंगा क्या होता था कि जो ये हुआ था फॉरेन करेंसी में हुआ था। और एफएलसी अगर आप समझ सकते हो तो एफएलसी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होते थे। इनको विदेश से कुछ माल मंगाना होता था तो उसके लिए पेमेंट के लिए एफएलसी इशू होते थे। तो वो क्या हुआ कि उसमें एफएलसी का आरबीआई के नियमों के हिसाब से एफएलसी और जो मैंने अभी आपको पहले सीबीएस बताया, इनको दोनों को इंटरलिंक होना चाहिए था। अच्छा। ठीक है। तो वो इंटरलिंक बैंक ने शायद कहीं चूक हुई, वो इंटरलिंक आपस में नहीं हो पाए, तो पता नहीं लग पाया कि कितनी एफएलसी इशू हुई और कितना सब अमाउंट इन्वॉल्व होता चला है। नंबर 1 ये तो था सिस्टम फेल्योर। उसके बाद आया आपका मॉनिटरिंग का फेल्योर, जो हमारा ऑडिट का फेल्योर। जी। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों की ड्यूटी थी उन चीजों को मॉनिटर करने की, देखने की, है ना, उनसे गलती हुई, चूक हुई, या हो सकता है उनकी मिली भगत रही, है ना। तो दूसरा ऑडिट का हमारा फेल्योर रहा। और तीसरा फेल्योर हुआ मैनेजमेंट फेल्योर। मैनेजमेंट फेल्योर क्या था? मैनेजमेंट फेल्योर ये था कि एक ही आदमी को एक सीट पर बहुत लंबे समय से लगा के रखा और उसके ऊपर पूरा भरोसा कर दिया। तो एक अधिकारी के ऊपर पूरा भरोसा, वही सारा काम करता था। तो ये तीसरा जो है मैनेजमेंट फेल्योर था, है ना। और वो जो अधिकारी था और जो हमारी पार्टी थी, दोनों आपस में मिल गए और इस तरीके से ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम बन गया। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या आज की डेट में भी हो सकता है, तो उसके बाद आरबीआई जागा, बैंक जागे, हमारा बैंक भी जागा, और फिर ये जो सिस्टम है सीबीएस से इसको जोड़ा गया। पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था। दूसरा हमारा ऑडिट सिस्टम मजबूत किया गया, मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो किया गया वो ये कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को एक शाखा पे, एक सीट पे लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है इस समय हमारे पंजाब नेशनल बैंक में भी और बैंकों में। इसमें एक और पॉलिसी चेंजेस लाया गया। वो ये था कि हर एक अधिकारी को, हर एक कर्मचारी को कंपल्सरीली 15 दिन की लीव पे भेजा जाता है। ओके। जिससे अगर मान लिया उस सीट पे या उस लेवल पे कोई गड़बड़ हो रही है, तो जब वो छुट्टी पे जाएगा तो दूसरे को पता लगेगा। ओके। तो इसलिए अब संभावना कम है। मतलब मैं कह तो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन नगण्य है एक तरीके से। सही बात है। कोई इतना बड़ा, बट इतना बड़ा स्कैम के बाद आज के टाइम पे अगर मैं पूछूं तो मेरे को ये जानना बहुत जरूरी है कि नीरव मोदी जब स्कैम हुआ तो ऐसा इतना बड़ा स्कैम होने के बाद उसे पकड़ा क्यों नहीं गया, और उससे क्या आज के टाइम पे कुछ रिकवरी हो पाई है या कोई भी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई इनसे? देखिए, इसमें तो बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है ना, एनफोर्सिंग एजेंसीज इन्वॉल्व है। और देखिए ये कानून हमारे देश का, क्या लीजिए पूरा देश का ही नहीं, इसमें तो विदेश का भी कानून लागू हो रहा है। तो उसमें सिस्टम, इसमें काम होने में देखो उनकी सारी एसेट्स तो सीज कर ही ली गई है ना। अब जहां तक उनको लाने का सवाल है, वो तो एक इंटरनेशनल कानून के तहत ही काम होता है, तो वो हो रहा है। बट रिकवरी किस अमाउंट तक कुछ हुई है, कुछ रिकवरी अभी तो नहीं कह सकते कि रिकवरी का प्रोसेस में चल रहा है ना। ओके। तो अब मैं एक ये चीज के लिए बहुत इच्छुक हूं जानने में कि लोन जब मतलब डूब रहा होता है या पैसा आपको दिखता है कि बैंक को कि भाई इस अकाउंट से पैसा नहीं आ पाएगा, तो पैसा निकालने का क्या ऑप्शन रहता है, कैसे रिकवरी करी जाती है? मतलब हमने तो जैसे मूवीज में देखा है कि रिकवरी एजेंट्स को भेज दिया जाता है और वो थोड़ा मार धाड़ भी होती है और बहुत एक्शन मूवी टाइप्स का वो हो जाता है। तो एक्चुअल में वो सिनेरियो होता है या ये सिर्फ मूवीज का ही वो है? नहीं, वो मूवीज का ही है। देखिए, जहां तक हमारे नेशनलाइज बैंकों का सवाल है, यहाँ पे सब काम नियम कानून से होते हैं ना। जो सिस्टम बने हुए हैं बैंक के हिसाब से,
उन्हीं से होता है। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SMA 0, SMA 1, SMA 2, फिर सब स्टैंडर्ड, है ना। तो हर एक का एक सिस्टम बना रखा है कि इस लेवल पे हमें नोटिस देना है, इस लेवल पे नोटिस के बाद ये कार्रवाई करनी है ना, उसके प्रॉपर्टी को सीज करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि कानून अपना काम करता है और कानून के हिसाब से रिकवरी की जाती है प्रॉपर्टी को। ऐसे कोई नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके। वो जो प्राइवेट बैंक है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनमें सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन नेशनलाइज बैंक में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि नेशनलाइज बैंक से ही लोन लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमारे नेशनलाइज बैंक इतनी अच्छी आपको ऑफर्स दे रहे हैं और इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहीं से लेना चाहिए, एक सेफ्टी बनी रहती है। सेफ्टी बनी रहती है जी। अच्छा, आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अराउंड 42% जीडीपी के बराबर लोन लेके बैठे हैं लोग। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, EMI, BNPL सब मिला के। तो आप 1980s के इंडिया को देखते थे, तब क्या डिफरेंस था, और यहाँ पे अब एक लोन पे लोन लेने का सिस्टम आ गया है कि भाई सस्टेनेबल कल्चर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं EMI ले रहा हूं या मैं लोन लेके कुछ सामान ले रहा हूं, किसी को कोई भी उस चीज से फर्क नहीं है। तो क्या बदलाव ऐसा है, क्या लोगों के अंदर ऐसी चीज चेंजेस आए जिससे इतना ज्यादा फर्क आ गया है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले में और अब में इकोनॉमी एकदम से बूस्ट हुई है जी। जब लिबरेशन आया तो उसके बाद में इकोनॉमी में चेंज आए और लोगों ने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। मेरे खुद अपने उदाहरण है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको हमने लोन दिया या जिन्होंने हमारे बैंक ने लोन दिया, तो बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, है ना, जीरो से स्टार्ट किया। आज वो बिजनेस टाइकून है, आज बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक है, ठीक है ना। तो बैंकों से अगर आप सही ढंग से सिस्टम से काम करेंगे तो आप बैंकों से फायदा उठा के, बैंकों से लाभ लेके, बैंकों की स्कीम्स का लाभ उठाते हुए बहुत बिजनेस आप फैला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंकों में देखो, एक तो ये है कि ये जो दूसरी स्कीम्स है जिनकी आप बात कर रहे हो कि लोग उस पे EMI पे या उस पे ले लेते हैं, लेकिन हमारे जो नेशनलाइज बैंक है वहां पे एक तो ब्याज दरें काफी कम है ना। अगर आप नेशनल बैंक से लोन लेंगे तो आपको 8-10% पे मिल जाता है। वही अगर आप किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके प्राइवेट से, तो वहां पे आपको 15 से 20%, 24% तक, जी, जैसे आप जो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं हम जी, तो सारी हर तरह की फैसिलिटीज नेशनल बैंक में मिलती हैं आपको। आप कंज्यूमर लोन लीजिए, आप हाउसिंग लोन लीजिए, सब तरह का लोन मिलता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डर की बात है ना। तो अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं तो एक तो बिजनेस लोन की जहां तक बात है, आप काम करिए, कुछ पैसा अपना लगाइए और कुछ पैसा बैंकों से लेके आप कर सकते हैं और सफल होंगे। ऐसा मेरा अनुभव रहा है और बहुत से उदाहरण है आपके शहर में भी और आपके पूरे ऑल इंडिया में भी, जिन्होंने बैंकों से लिया और कहीं के कहीं पहुंच गए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड को लेकर के, कि आप बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से भी आजकल बहुत ज्यादा ही होने लगा है, और साथ साथ एक नया अभी ट्रेंड हुआ है, बाय नाउ पे लेटर। तो इस सब चीजों के बारे में सेफ है, लोग कहते हैं कि बहुत सेफ है, आप पैसा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि आज अगर आप जैसे अपने टाइम पे रहे उस टाइम पे, और आज अब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनको आप कुछ एडवाइस करना चाहें कि भाई तुम इस चीज को मत करो कि ये आपको दिक्कत दे सकती है, बिकॉज आप बैंक के अंदर रह चुके हैं, तो आपको पता है कि किससे आपके क्रेडिट स्कोर पे इशू आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप मेरे को कुछ बताइए। मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि जो ये क्रेडिट कार्ड्स हैं या क्या बोला आपने, बाय नाउ पे लेटर है ना, और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। आपको रोज आएगा कि आपका 5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, आप ये ले लीजिए, और वो हो भी रहे हैं और वो दे भी रहे हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। अगर कहीं पे जरा सा भी अटके तो
तो आप फंस जाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें आदमी खुद बर्बाद हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया, और ऐसे भी स्थिति आई है जहां पे लोगों ने सुसाइड किया है। ओके। है ना? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर तरह की स्कीम हमारे बैंकों के अंदर है। बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स भी अच्छे बैंक्स है, तो वो हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं। आपको कार चाहिए, कार का भी लोन मिलेगा। आपको हाउसिंग का लोन चाहिए, हाउसिंग लोन मिलेगा। आपको कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चाहिए, उसको लोन मिलेगा। आपको कोई बिजनेस का लोन चाहिए, उसके लिए लोन मिलेगा। हर फैसिलिटी हमारे बैंकों से मिलती है और बहुत ही जेन्युइन रेट्स पे मिलती है। ठीक है ना? और अगर कोई दिक्कत आती भी है तब भी बैंक हमारे उसमें हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं लोन से। है ना? जहाँ पे अगर किसी बिजनेसमैन को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं लोन्स की। तो मेरा तो सजेशन ये है कि बिल्कुल भी इन लोक लुभावन पे ना फंसे। बिल्कुल। ठीक है? फंसेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत खाएंगे। तो इनसे क्रेडिट स्कोर पे भी असर आता है? बिल्कुल आता है। मैंने जैसे बताया, क्रेडिट स्कोर पे तो आजकल क्रेडिट कार्ड तो छोड़िए, अगर आपने लोन लिया है और अगर एक भी दिन ब्याज आपका लेट हो गया, एक भी दिन अगर आपकी किस्त लेट हो गई, उसी दिन से आपका सिविल स्कोर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ओके। तो सर, जैसे आप भी उस टाइम पे बैंक पे ही रहे होंगे जब डिजिटाइजेशन हुआ, ठीक है, और ये कोविड आया, डिजिटल इकोनॉमी एकदम से बढ़ गई, बट अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि कैश इकोनॉमी वापस आ रही है। लोग कैश में डीलिंग शुरू कर दी है लोगों ने। क्यों ऐसा एकदम से चेंज हुआ? क्या रीजन है जो कैश इकोनॉमी वापस आ रही है, लोग कैश के अंदर डीलिंग शुरू कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन जो है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है? देखिए, हमारे बैंक में या हमारे हिंदुस्तान में लोग ना टैक्स से बचना चाहते हैं। जी। अभी क्या हुआ कि जब ये डिजिटाइजेशन से कैश आया अकाउंट्स में, जो ट्रांजेक्शन हुई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ लोगों को नोटिस भेजे। है ना? तो उससे क्या हुआ कि उनको अपना नंबर 1 का ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। जब नंबर 1 की ट्रांजैक्शन दिखाएंगे तो उससे उनका टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, पूरा काम ही नंबर 1 में करना चाहिए। उसके 2-3 फायदे हैं। अच्छा। ये मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए भी जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात है कि उसका फायदा, नंबर 1 तो फायदा ये है कि इकोनॉमी बढ़ती है। जब आप नंबर 1 में काम करते हैं तो इकोनॉमी बढ़ती है ना? तो वो तो देश का फायदा है। दूसरा फायदा, आपकी अपना बिजनेस ग्रो करता है। तीसरा फायदा, आप जब आपका नंबर 1 का ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा तो बैंक भी आपको ज्यादा सहायता देंगे। आपकी टर्नओवर अगर मान लिया 2 करोड़ है तो 2 करोड़ के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। जब आप 10 करोड़ दिखाओगे तो 10 करोड़ के हिसाब से लोन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरा तो सबको यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या सारा काम ही नंबर 1 में कीजिए, और करना पड़ेगा। मतलब सरकार की तरफ से भी और सारी एजेंसीज की तरफ से मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है। आगे आगे आपके मोबाइल, आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शन में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपना सब काम नंबर 1 में करना चाहिए। तो आपने जैसे अभी बताया कि इनकम टैक्स के नोटिसेस गए, तो मैंने डिटेल्स निकाली थी जिसमें मेरे को भी ये लगा कि जो लोग यूपीआई का यूज कर रहे थे उसके थ्रू भी जीएसटी के नोटिसेस कुछ गए हैं, और उससे भी ये इशू हुआ कि लोगों ने यूपीआई यूज करना ही बंद कर दिया। बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो टैक्स को बचाने के लिए ही इस चीज का उपयोग कर रहे थे। तो मैं एक ये चीज और जानना चाहूंगा कि क्या कैश विड्रॉल्स भी यहाँ पे बढ़े हैं, या सिर्फ वही वो ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में होनी शुरू हो गई है अब डिजिटाइजेशन उसकी जगह? नहीं, बैंकों में तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। ओके। बैंक में तो कैश ट्रांजेक्शन पहले से कम ही हो गया। अच्छा। लेकिन हाँ, पब्लिक में कुछ आया है। लेकिन मेरा फिर सजेशन यही है कि जो अगर हम गवर्नमेंट की वो भी देखें, जीएसटी वाले देखें, कुछ भी देखें, तो उसमें भी एक लिमिट तक ही वो अलाउ वो करते हैं आपको कि भाई इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, इसके बाद आपको टैक्स देना है। तो बहुत सारी जो छोटे छोटे लोग जो डर रहे हैं, ऐसे जीएसटी नोटिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। है ना? आप दिखाइए कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी, उसके हिसाब को आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसको डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। फायदा ही होगा, हर किसी को फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब आपके पास लोन अवेलेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप उस चीज में
फायदा ही रहेगा। अब थोड़ा सा मैं मेजर चीज पे देखना चाहूंगा, जैसे अभी आरबीआई ने और इंटरेस्ट रेट जो है 5.25% पे रोक दिया, ठीक है, एक साल में 1.25% वो कम भी कर चुके हैं। तो बैंक्स की जो इनकम है जिसके बारे में हम वो करते हैं वो 2.5%, 5-7% के अराउंड रह गई है। क्या बैंक अब इस चीज से थोड़ा सा इनकम जो है उनकी वो कम हो जाएगी, या एफडी और लोन रेट्स है उनका आगे क्या सीन रहने वाला है, कैसे वो रहेगा? और जैसे कि हम आजकल देख भी रहे हैं, वॉर का सिस्टम चल रहा है, वॉर चल रही है जो कभी रुकती है कभी बढ़ जाती है, ऑयल प्राइसेस और ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो उस वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो क्या इस पे बैंक्स में इनकम पे भी इसका इफेक्ट आएगा कि कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक डिपॉजिट रेट्स का सवाल है, हमने वो टाइम देखा जब डिपॉजिट एफडी के ऊपर ब्याज 13 से 14% मिला करते थे। ओके, ठीक है। और बैंक जो ब्याज लिया करता था लोन के ऊपर वो 20 से 24% तक ब्याज देता था। अच्छा, ठीक है। अब 20 से 24% से तो आ गए आप 8 से 10% पे जी। और ब्याज जो एफडी के 13 से 14% होते थे उस पे आ गए आप 6% पे, 5% पे, 7% पे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी बैंकों के जो प्रॉफिट है ना वो जंप करके करोड़ों, बहुत बहुत कई गुना बढ़ गए, है ना। तो इसकी बैंकों के प्रॉफिट पे या बैंकों की साख पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है। मेन बात है इकोनॉमी बढ़ रही है। जब ट्रांजेक्शंस बढ़ेंगे, जब बिजनेस बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट उस पर, प्रॉफिट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है। जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे ये रेपो रेट की बात की थी आपने, ये अब स्टैंड स्टिल रहने वाले हैं, जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जी। विदेशों में तो ऐसा भी है कि 1%, 2% ही मिलता है, और कई जगह तो बैंकों में पैसा रखने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमारी इकोनॉमी तो वैसी नहीं है, लेकिन ब्याज अब हमारे इसी के आसपास ही रहेगा। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे पुराने लोगों से अगर मैं बात करूं तो वो ये कहते हैं कि एफडी में पैसा रखना सबसे सेफ है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भाई अगर आज के टाइम में मैं ही 5 लाख रुपए एक एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो वो मैं कहाँ रखूं? पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट डालूं, या प्राइवेट बैंक में रखूं, या मैं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखूं, या कोई शेयर में रखूं? हाँ। या कहीं शेयर्स वगैरह में तो चलो म्यूचुअल फंड में रखूं। हाँ, है ना? वो चीज है। बट क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये व्यूअर्स के लिए भी और आप जैसी यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जो आपका पैसा है, जो आपके पास अवेलेबल फंड्स है, उनको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। जी। कहीं भी एक जगह नहीं लगाना चाहिए। आज की डेट में बिल्कुल सही। हमारे टाइम में तो हमें या तो पोस्ट ऑफिस दिखता था या हमें बैंक दिखते थे। जी। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा पैसा आप एफडी में रखिए, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको इमरजेंसी फंड चाहिए वो आपको बैंक में ही रखने चाहिए, बैंक की एफडी में ही रखने चाहिए, जितना इमरजेंसी फंड आपको चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको आप थोड़ा बैंक में भी रख सकते हैं, और कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप किसी और स्कीम में लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस भी अलग अलग तरह का होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक आपका मेडिकल इंश्योरेंस है ना, और एक आपका टर्म इंश्योरेंस है ना। तो तीनों चीजें अलग अलग है, इसको भी समझने की जरूरत है कि टर्म इंश्योरेंस वो है जब कोई आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, है ना, आपकी लाइफ के ऊपर आ जाए, तो वो टर्म इंश्योरेंस, आप जैसे कार है, कार का आपने इंश्योरेंस कराया, बिल्कुल ठीक है, तो जो पैसा आपने दिया था इंश्योरेंस के लिए वो गया। तो टर्म इंश्योरेंस भी ऐसी है कि अगर आप ठीक ठाक हो तो आप ठीक है, आपने जो पैसा दिया, मान लिया 10,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए गए, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला, बिल्कुल, है ना। तो वो टर्म इंश्योरेंस में आता है। वो एक्सीडेंट के केस में भी हो सकता है, वो डेथ के केस में भी हो सकता है। दूसरा आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, वो आपकी लाइफ को भी कवर करता है और आपके इन्वेस्टमेंट को भी कवर करता है। तो कुछ पैसा आप इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस में लगा सकते हैं। जी।
तीसरा जो इंश्योरेंस होता है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। वो भी आपका टर्म इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, मतलब जरूरत पड़ने पे काम आएगा, जरूरत नहीं है तो पैसा आपका यूज हो गया। मतलब उसमें क्या है कि अगर कोई आपको बीमारी आ गई, कुछ आ गई, तो वो तो इस तरीके से आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो इसमें आज के टाइम पे जैसे मैं देखता हूँ कुछ प्राइवेट बैंक्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में एफडी में वो उतना मिल पाता है, या जो सेफ साइड है जो पीएसयू बैंक है वहीं रखना हमारे को ज्यादा सेफ है? मैं तो ये कहूंगा कि जो आपका इमरजेंसी फंड है वो पीएसयू बैंक्स में ही रखना चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है उन वहां पे इतनी सेफ्टी नहीं होती है ना। प्राइवेट बैंक से मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। हाँ, प्राइवेट बैंक तो फिर भी बैंकों की तरह काम करता है जी, उनके ऊपर तो आरबीआई का कंट्रोल है, हाँ, ठीक है ना, वो तो एक अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं नेशनल बैंक से रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि नेशनलाइज। ठीक। अच्छा, 2016 की बात करता हूं मैं, डीमोनेटाइजेशन आया, ठीक है, तब भी आप सीनियर मैनेजमेंट में थे, आज 10 साल हो चुके हैं उसको, तो कुछ मेरे को अंदर की बातें बताइए, जो वो डिसीजन था वो मास्टर स्ट्रोक था या कोई डिजास्टर था उस टाइम के लिए? बैंकर्स ने एक्चुअली वो 50 दिन क्या महसूस किया, क्या झेला, बेसिकली वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, वो जो दौर था, अगर जनरल पब्लिक के हिसाब से कहें, पॉलिटिकली तो देखिए फिर कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल सही बात, लेकिन मैं आपको वैसे सिस्टम के हिसाब से बताता हूँ कि एक जनरल पब्लिक के हिसाब से तो वो एक तरीके से बहुत बड़ी दिक्कत पब्लिक के लिए हुई। बैंक के लिए तो मैं बाद में आता हूँ, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का काम जी। बैंकों में भी बहुत दिक्कत आई, बैंकों ने रात दिन काम किया उस समय पे, और ना केवल बैंकों के जो कर्मचारी थे बल्कि जो रिटायर्ड लोग थे उन्होंने भी जाके बैंकों में हेल्प करी जी। तो बैंकों का उस समय का जो काम था वो मार्वलस था, गजब था, मतलब अनपैरेलल था। बहुत बढ़िया काम हुआ बैंकों में। एक दो कहीं कहीं पे कोई दिक्कतें सुनी गई, वो एक अलग बात है, सब जगह जब इतना बड़ा काम होता है बिल्कुल तो कोई ना कोई इशू आ जाती है, बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ बैंकों के लेवल, बैंकों ने बहुत मेहनत की। अब सवाल आता है कि वो गलत था या सही था। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। उसमें जो फेक मनी थी, फेक मनी के ऊपर सबसे बड़ा जो अटैक था वो फेक मनी के ऊपर, बिल्कुल, हाँ, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो वही था, फेक मनी के ऊपर अटैक हुआ। दूसरा, ब्लैक मनी के ऊपर भी अटैक हुआ। तीसरा, जो टेररिस्ट एक्टिविटी चलती थी, जो हवाला ट्रांजैक्शन चलती थी, जो फेक मनी चलती थी, या कैश की वजह से जो होता था, उसके ऊपर भी अटैक हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि ओवरऑल कंट्री को, एज ए होल कंट्री को फायदा होता। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से ये फेक मनी पे बहुत उसका जो रैकेट है वो बस्ट हुआ। अभी आपने धुरंधर फिल्म भी देखी? बिल्कुल, हाँ, उसमें पूरा दिखाया है जी। अच्छा, मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सुना है कि प्लास्टिक मनी लाई जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, तो क्या ऐसा चांसेस फिर से हैं कि डिमोनेटाइजेशन उस टाइम हो जब प्लास्टिक मनी का को इंट्रोड्यूस कराया जाए मार्केट में? क्या ऐसा चांसेस हो सकते हैं फिर से? संभावना तो है, हो सकते हैं, क्योंकि फिर से वही बातें सुनी जा रही है, फिर से फेक मनी आ रही है ना, तो किसी भी लेवल पे ऐसा हो सकता है, मेरी पसंद है। ओके, अच्छा, आज की अगर हम बात करें, ईरान इजराइल टेंशन, क्रूड ऑयल के रेट्स $80 से ऊपर जा चुके हैं, और जो डॉलर और इंडियन रुपीस के रेट्स हैं वो बहुत हाई पे हैं। तो आपने 1991 का गल्फ वॉर भी देखा, 2008 का जो क्रैश आया था स्टॉक मार्केट वो भी आपने देखा, 2020 का कोविड भी आपने देखा। तो आज के माहौल के साथ मैं अगर आपसे ये पूछूं, सब में कितना डिफरेंस रहा है, कस्टमर को क्या करना चाहिए ऐसे में? ये बात तो आपकी सही है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कतें आती हैं तो कंट्री भी हिलता है, बिल्कुल, है ना, कंट्री की इकोनॉमी भी हिलती है जी। आपने जितने भी इंसिडेंट्स बताई हैं उनसे इफेक्ट हमेशा आया है ना। लेकिन हमारे देश ने कोविड में जो टक्कर ली है, देखिए जितने भी आपने बताई, चाहे गल्फ वार हो चाहे दूसरी चीजें हो, है ना,
उनमें सब में बिजनेस चलते रहे। लेकिन कोविड ऐसा आया था जिसमें बिजनेस सब कुछ बंद हो गया था, कोई काम हो ही नहीं रहा था उस समय में ना। तो आप देखिए फिर भी हमारे कंट्री ने सरवाइव किया, है ना, उसको झेला। तो जब इतना बड़ा प्रॉब्लम झेल लिया तो ये क्या है, गल्फ मार थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। सही बात है ना, इसको झेल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया निकलेंगे। और बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं, हमारा कंट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 3rd लेवल पे आने वाले हैं। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे यहाँ मार्केट है। एक्चुअली क्या है कि हमारी मार्केट है, इसलिए सारे कंट्री सारे देश हमारी सब देखते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सब चीज बेचने के लिए। तो कोई दिक्कत आने वाली अभी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने 38 इयर्स में अपने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, लोन सब डिपार्टमेंट्स देखे होंगे। ब्रांच में सबसे ज्यादा धोखा जो है किस प्रोडक्ट में होता है, और सीनियर सिटीजन के साथ क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो मैं एक बारी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप कहना चाह रहे हो कि जो अदर प्रोडक्ट्स बैंक बेच रहे हैं जी, उनमें कई बार कुछ धोखाधड़ी हो जाती है। बिल्कुल, है ना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ बैंक की तरफ से, हालांकि मैं अब बैंक में नहीं हूँ, लगभग मुझे काफी साल हो गए छोड़े। जी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उस समय भी, हाँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं जी, 2 कारणों से लाए जाते हैं। हाँ, एक तो बैंक का अपना अदर इनकम बढ़ाने के लिए, है ना। दूसरा जो है पब्लिक को एक फैसिलिटी देने के लिए। और फैसिलिटी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हम दूसरे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हो, चाहे वो LIC के हो, चाहे जिसके भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं हम, है ना, वो हम इतना कम्पिटिटिव बना देते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं उससे ज्यादा कम्पिटिटिव, क्योंकि हम उससे ग्रुप इकट्ठा उठाते हैं, इकट्ठा वो करते हैं ना। तो हमारा प्रोडक्ट सस्ता में होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने जो इंश्योरेंस स्कीम्स ले रखी हैं, हमारे बहुत सारे स्टाफ ने इन स्कीम को ले रखा है, अप्लाई कर रखा है। ओके, ना, स्टार हेल्थ है और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमारे बैंक के एम्प्लॉइज ने ले रखा है। ओके, है ना जी, जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी और जो वर्किंग है वो भी, और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को दिला रखा है जी। तो इसलिए ऐसा कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि ओवर इंथुजिज्म में कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ लगी हुई है, उनके कर्मचारी हैं, वो ओवर इंथुजिज्म में कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच देते हैं जिसमें सोचता है किसी को लाभ कम होता हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर कस्टमर अवेयर रहे, समझे पहले पूरी बात को, उसके बाद ले, तो ऐसा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बढ़िया प्रोडक्ट्स है सारे के सारे, और बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो आप 3 बारी चेयरमैन्स क्लब ज्वाइन किया है आपने। कैरियर की सबसे मेमोरेबल रिकवरी स्टोरी, कोई आप ऐसी स्टोरी जो आपके एक्सपीरियंस में आपको यादगार रही हो, और ऐसा रिकवरी इंसिडेंट जो कि आप शेयर करना चाहें अपना? हाँ, रिकवरी तो नहीं, हाँ मैंने फ्रॉड जरूर पकड़े हैं कई। ओके, है ना। हाँ। जब मैं ऑडिट में था तो मैंने फ्रॉड बहुत पकड़े हैं, है ना। और एक बड़ा फ्रॉड तो दिल्ली में था। अच्छा, है ना। तो उसमें क्या था कि उस बंदे ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, फर्जी रजिस्ट्रियां क्रिएट करके, उनको बैंक में मॉर्टगेज करके वो बैंक से लोन लिए हुए थे। तो जब मुझे वो उसकी इंक्वायरी मिली तो मैंने वहां पर जाकर चेक किया, रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो एक्चुअल में रजिस्ट्री हो रखी थी, तो वहां से हम सेटिस्फाई हो गए। लेकिन फिर हम उस पे पॉइंट पे गए जहां जहां वो प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज पे गए तो वहां पे वो प्रॉपर्टीज नहीं मिली। ओके, प्रॉपर्टीज तो थी लेकिन वो किसी और के नाम थी। हाँ, तो वो हुआ क्या कि जैसे किसी ने के नाम पे, जिसके नाम पे थी वो रजिस्टर्ड थी वो प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को उन्होंने मतलब उनको एक्सपायर दिखा के, मतलब उनको डेथ दिखा के, अच्छा, और उनको फर्जी लोगों को खड़ा करके रजिस्ट्रियां बनवा दी। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड जब मैं दिल्ली में था तो वो पकड़ा था। इसके अलावा एक और भी बहुत सारे पकड़े थे, लेकिन इससे हटके मैं कुछ और बताना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि चेयरमैन क्लब का मेंबर रहा हूँ मैं 3 बार चेयरमैन का क्लब का मेंबर रहा जी। मैं 7 बार मुझे बेस्ट ब्रांच अवार्ड मिला। ओके। और
जिस भी ब्रांच में रहा मुझे कोई ना कोई इंसेंटिव, कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिला। अच्छा। अब मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी ये बताने जा रहा हूँ आपको कि मैंने ऐसे लोगों को फाइनेंस किया जब जो लोग लोन लेना भी नहीं चाहते थे। मैं अभी नाम तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अब वो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। तो जिनको मैंने स्टार्ट किया आज वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के और बड़े बड़े कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं। अच्छा। है ना। तो उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस के लिए लोन लेना कोई गलत नहीं होता, अगर आप उसको सही ढंग से यूज करें। सही बात है। गलत तरीके से यूज करेंगे, आप उसको लिया किसी काम के लिए कहीं और लगाएंगे तो आप फंसेंगे, बैंक भी फंसेगा, तो आपको दिक्कत आएगी, आप ही डूबेंगे। बैंक तो भी डूबता। हाँ, बैंक तो 14,000 करोड़ का स्कैम हो गया तब नहीं डूबा। बिल्कुल सही बात है। तो बैंक नहीं डूबेगा, डूबेगा कौन? आप ही डूबोगे। तो ऐसी बहुत सारी मेरी स्टोरीज है। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि उन स्टोरीज, उन लोगों के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि वो जियो से अब हीरो बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। लेकिन मैंने जबरदस्ती उनको लोन दिया, वो लोन लेना भी नहीं चाहते थे। अच्छा। है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे अगर हम सही ढंग से बोरोवर की पहचान करें और उसको सही ढंग से फाइनेंस करें तो बोरोवर का भी फायदा होता है और देश का ही फायदा होता है और बैंक का भी फायदा होता है। बिल्कुल सही बात। और मतलब लास्ट में हमारा ही फायदा होता है। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे आपने स्टोरीज अपनी बताई कि एक आपने लोन, कोई बंदा नहीं लेना चाह रहा था और हमने स्टिल उन्हें लोन दिया और वो आज एक जीरो से एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं। तो मतलब ऐसा भी कभी हुआ होगा कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी आपसे लोन लेने आया और आपने लोन, किसी वजह से लोन वो उसका रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या सिचुएशन रहती है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है? क्योंकि मोस्टली केसेस में बड़े लोग जो हैं वो लोन रिजेक्ट होने पे फर्दर कुछ ना कुछ करते ही हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई टेक्निकल इश्यू अगर आता है जी, तो हम, अगर बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, कोई भी हो, तो अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो हम उसको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश करते हैं कि, और उसको पूरा गाइड करते हैं उस टेक्निकल इश्यू को कैसे दूर किया जाता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या, जैसे मान लिया किसी के पास प्रॉपर्टी कम है तो प्रॉपर्टी कुछ और एडिशन कर लें, है ना, या उसके प्रोजेक्ट में कोई कमी है तो उस प्रोजेक्ट को ठीक कराएं। तो हम उनको गाइड करते हैं। ओके। मतलब बैंक कभी भी ऐसा नहीं कि एकदम रिजेक्ट कर दे, उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। जी, तो इसलिए किसी कोई नाराज नहीं होता कभी। ओके। अच्छा, जब लोन्स की बात ही हो रही है तो आज के टाइम पे अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, स्टार्टअप्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो स्टार्टअप्स को अगर किसी को लोन चाहिए तो मैंने जो सुना है कि भाई लोन्स के लिए आपको कुछ एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है या कुछ रखना पड़ता है। तो अगर स्टार्टअप को किसी को लोन लेना है तो वो कैसे लोन में अप्लाई कर सकता है? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे आपको मिल जाएगा? ऐसा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अलग अलग लेवल पे अलग, मतलब अमाउंट के हिसाब से है ना। कुछ अमाउंट में तो ऐसा है कि 2 करोड़, अब एक स्कीम आई है जिसमें 2 करोड़ तक कोई आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई वो देने की जरूरत नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी देने की। तो उसमें भी आप स्टार्टअप में ला सकते हैं जी। और कुछ स्टेट लेवल पे और कुछ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनमें उसको कवर करके स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है। कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है और कर भी रहे हैं लोग, और हम दे भी रहे हैं, बैंक बहुत हेल्प कर रहे हैं लोग जी। अच्छा, जैसे आपने अभी एक अपना एक्सपीरियंस बताया जो आपने फ्रॉड पकड़ा था प्रॉपर्टी वाला, मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट किया था रियल एस्टेट का, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली थी कि अगर आपने कोई भी रियल एस्टेट परचेज करनी है तो सबसे बढ़िया चीज है आप उस पर कुछ कोई अमाउंट का लोन ले लीजिए, जिससे कि बैंक आके उसके पेपर्स चेक कर लेगा और आपको भी ये पूरा हो जाएगा, अच्छे से कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्रॉपर्टी सेफ है टू बाय। तो क्या ऐसा है एक्चुअली में? क्या गवर्नमेंट जो बैंक है उनका क्या रोल रहता है जब ऐसा लोन लिया जाता है? हाँ, नहीं, ये बात सही है कि बैंक पूरी उसकी वो इंक्वायरी करते हैं और अपने लीगल जो रिटेनर्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक कराते हैं और तभी हम उसको लोन को सैंक्शन करते हैं। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तभी लोन सैंक्शन होगा। उसने नक्शा पास कराया है नहीं कराया, मान लिया कोई प्रोजेक्ट है तो उसका रेरा से पास है नहीं है,
है ना, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक है नहीं है, लीगली मतलब वो सही ढंग से टाइटल ट्रांसफर हुए नहीं हुए, है ना, तो वो सब चेक करते हैं। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन भी चेक करते हैं जी। हमारे जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो उसकी वैल्यूएशन भी चेक करते जी। हैं। तो किसी लेवल तक ये बात सही है कि जब बैंक से आप लोन लोगे तो वो सही होगा। बिल्कुल सही। फिर तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट परचेज करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कुछ अमाउंट का लोन जरूर लें, खास तौर से नेशनलाइज बैंक से। फिर मैं कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जी। अच्छा, मैं इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए आपसे एक चीज बस जानना चाहूंगा कि आज के टाइम पे आप क्या हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि बैंक्स का रोल जो है वो कैसा है, और क्या लोन के रिगार्डिंग में या क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग में आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, जिससे कि उनका क्रेडिट स्कोर भी मेंटेन रहे और उनकी लोन लेने की जो क्षमता है वो मेंटेन नहीं, मेन तो इसमें यही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि लोन लेना कोई आज की डेट में कोई अपराध नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अगर आप अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाना चाहते हैं जी। तो वो भी तब भी आप लोन ले सकते हैं, लेना चाहिए जी। लोन लेने में कोई गलत काम नहीं है जी। लेकिन बिजनेस अगर है तो बिजनेस के हिसाब से ही आपको लोन लेना चाहिए। कितना बिजनेस है, कितने बिजनेस के, जो पैसा आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं वो बिजनेस में लगाइए जी, तभी आप सफल होंगे। दूसरा, अगर आप कोई पर्सनल लेवल के लिए लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग का लेना चाहते हैं, कार, अपनी रिपेइंग कैपेसिटी चेक कीजिए। आप फर्जी कोई कागज दे के, फर्जी चीज दिखा के अगर मान लें किस तरह से मैनेज कर भी लेते हैं तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप फंसेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी फंसेंगे, आपका परिवार भी बर्बाद होगा, और आप कई बार मैंने बताया कि आप ऐसे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं जब आप ट्रैप हो जाते हैं बुरी तरीके से, बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करूं, तो फिर वो सुसाइड के लेवल पे पहुंच जाते हैं जी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, क्रेडिट कार्ड से तो बहुत बच के काम कीजिए। जो ये लोग लुकवावन वाले जो ऑफर्स हैं उन पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, ठीक है। बैंक दे रहे हैं सब कुछ, बैंक आपको हर फैसिलिटी देते हैं, हर चीज के लिए लोन देते हैं जी, तो वहां से लीजिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी, साथ ही साथ आपने जो चीजें मेरे को आज बताई हैं मैं समझता हूं कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी। और जो आपने बातें करी हैं, जो नीरव मोदी के बारे में आपने बातें बताई हैं कि कैसा रहा और क्या क्या चीजें हुई, उससे हमारे को बहुत कुछ जानने को मिला है। और आज की जनरेशन को स्पेशली कि कैसे बैंकिंग सिस्टम पहले था और आज के टाइम पे क्या है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमने बहुत अच्छा किया। थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। और वेरी मच। चलिए, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ ये टॉक करके जी। बिल्कुल, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जी। पॉडकास्ट का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, बाकी तो करते रहते हैं हम बैंकों में काम। तो मैं अपने साथियों से भी, बैंक के साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ के बैंक का काम करें, बैंक के पब्लिक का काम करें।